गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू विजन कोटा क्लासेस। वी नाउ स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये लास्ट लेक्चर है, 14th लेक्चर। इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बताने जा रहे हैं। तो ये लेक्चर नंबर 14 है, पहले लिख लीजिए। ये लेक्चर नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर का ये 14th लेक्चर है। इससे पहले हम 13 लेक्चर बता चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आप लिखिए, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। मीन्स क्या, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का मतलब है कार्बन मेटल बॉन्ड। कार्बन मेटल बॉन्ड होंगे तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा। तो फिर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कार्बन मेटल बॉन्ड कंपाउंड, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कार्बन का कंपाउंड, डेफिनेट कार्बन होगा। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसमें डेफिनेट कार्बन होगा। तो कार्बन ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, कार्बन मेटल कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को कार्बन मेटल कंपाउंड, कार्बन मेटल बॉन्ड भी बोल सकते हैं, कार्बन मेटल कंपाउंड। डिफाइन कर लेते हैं। द कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड containing कार्बन मेटल बॉन्ड, कार्बन मेटल बॉन्ड, कार्बन मेटल बॉन्ड containing carbon metal bond is called organometallic compound, is called organometallic compound. Organometallic compound तो एग्जाम्पल फर्स्ट में लिखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो देखते हैं इसका ऑर्गेनोमेटालिक का, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को RMg, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, RMgX क्या पढ़ते हैं इसको, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये इसको बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को बोलते हैं R4 अल्काइल ग्रुप, R4 अल्काइल ग्रुप, Mg फॉर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो जानते ही हैं मैग्नीशियम, Mg तो आप जानते ही मैग्नीशियम। और ये X फॉर हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप क्या होते हैं, हेलोजन ग्रुप थोड़ा सा जानते हैं, हेलोजन ग्रुप जानते हैं। X फॉर हेलोजन ग्रुप होते हैं, हेलोजन ग्रुप किसको बोलते हैं, तो 7th A ग्रुप एलिमेंट, 7th A ग्रुप एलिमेंट हेलोजन ग्रुप होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, ये हेलोजन ग्रुप है। फर्स्ट क्लास ब्रेक इन इंडियन ऑटो, फर्स्ट क्लास ब्रेक इन इंडियन ऑटो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैलाइड के फॉर्म में होते हैं, ये -1 के फॉर्म होते हैं, इसलिए बोलते हैं हेलोजन। इससे सभी को बोलते हैं हेलोजन एक साथ, हेलोजन। जैसे अल्काइल ग्रुप अगर मिथाइल ग्रुप रखते हैं, अल्काइल ग्रुप का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। मान लीजिए मिथाइल ग्रुप रखते हैं तो मिथाइल CH3 Mg और हैलाइड की जगह क्लोरीन रख सकते हैं। ये भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनते कैसे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। कैसे, देखिए कार्बन और मेटल बॉन्ड है तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, कार्बन मेटल बॉन्ड है इसमें। ये बनते कैसे हैं, तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मीडियम। अल्काइल हैलाइड कार्बन और हेलोजन react with magnesium metal in presence of dry ether medium, ether medium
तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनते हैं, याद रखिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कार्बन मेटल बॉन्ड यहाँ भी है, उतारिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कोई भी कार्बन मेटल बॉन्ड होंगे, तो जैसे देखिए इथाइल ग्रुप होंगे, मान लीजिए C2H5, तो यहाँ भी कार्बन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये भी क्या होगा इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका नाम होगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, कार्बन मेटल बॉन्ड है, यहाँ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल एक बता रहे हैं आपको, जैसे फ्रैंकलैंड रिएक्शन होते हैं, फ्रैंकलैंड रिएजेंट होते हैं। डाइअल्काइल जिंक, अल्काइल मतलब ये कार्बन डेफिनिट, जिंक ये डाइअल्काइल, इसे बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब है डेफिनिट एक कार्बन होगा, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी कार्बन, इधर भी अल्काइल ग्रुप। इसका अल्काइल ग्रुप का मतलब है कि एक मिथाइल ग्रुप कम से कम होगा ही होगा, एक कार्बन का ये अल्केन होगा ही होगा कम से कम, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल कुछ एक होगा कम से कम। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जिंक, मिथाइल इधर रख देते हैं, तो कार्बन मेटल बॉन्ड यहाँ भी है, इधर भी है कार्बन मेटल बॉन्ड, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। कार्बन मेटल बॉन्ड जहाँ भी होगा वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो जाएंगे, ऑर्गेनोमेटालिक। उतारिए इसको, और भी वो अच्छे एग्जाम्पल आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3rd नंबर, देखिए आगे और भी अच्छे एग्जाम्पल आपको बताते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का एग्जाम्पल बता रहे हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जैसे देखिए NiCO4, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन मेटल बॉन्ड है। इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे तो आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसा होते हैं पढ़ा चुके हैं आपको हम, टेट्राहेड्रल कैसा होते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए टेट्राहेड्रल कैसा ज्योमेट्री होते हैं। तो टेट्राहेड्रल इस टाइप की ज्योमेट्री होते हैं, टेट्राहेड्रल। तो NiCO4 का ज्योमेट्री इस टाइप का होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ऐसा अरेंजमेंट होगा। तो बोर्ड पे कैसा लिखेंगे इसको, ऐसा लिखेंगे। तो ये वाला जो है ना, ये तीनों को तो रिप्रेजेंट कर देंगे बोर्ड पे हम, लेकिन ये रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख देंगे, ऐसा, ये इधर है। तो हम लिखते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस टाइप का, निकेल सेंट्रल मेटल होंगे और एक लिगेंड CO। देखिए कार्बन मेटल बॉन्ड यहाँ भी है, निकेल मेटल है, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड CO, और ये इधर बॉन्ड है, इस टाइप का बॉन्ड है, इधर हवा में लिखाएगा, इधर तो लिख नहीं सकते हैं, तो टेढ़ा करके थोड़ा सा लिखते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, CO4 कोबाल्ट नहीं, C भी कैपिटल, O भी कैपिटल, कार्बोनिल ग्रुप इसे बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। और इस तरह से है ये, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसा होते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट है, इसी का A पार्ट है, B पार्ट इसी का देखिए, इसी का B पार्ट देखिए, जैसे FeCO5, और इसका हाइब्रिडाइजेशन आप लिखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा DsP3, और DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री का नाम होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री का नाम होगा ट्राइगोनल। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा होते हैं, तो आयरन सेंट्रल मेटल हो जाएंगे, बीच में रहेंगे, ट्राइगन बनाते हैं, ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री बना दिए। एक कार्बोनिल ग्रुप, दूसरा कार्बोनिल ग्रुप और तीसरा कार्बोनिल ग्रुप, इस तरह से 3 है। ये ट्राइगोनल पे अरेंज है, ये तीनों ट्राइगोनल प्लेनर, इस ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर है, ये होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। देखिए बच्चों, ये ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, इसके परपेंडिकुलर एक रखेंगे
ऐसा रखेंगे परपेंडिकुलर, एक बोर्ड के पीछे ऐसा हो जाए, ऐसा ज्योमेट्री हो जाएगा। इस ज्योमेट्री का नाम, इसका नाम था ट्राइगोनल, और इसका नाम है ट्राइगोनल ये पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे रखेंगे तो इससे बनेगा, तो नाम होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। आप भी लिखते जाएंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक लिगेंड इसके ऊपर रखते हैं CO और ये और CO। आप बोल सकते हैं ये बोर्ड के ऊपर है तो अप लिख देते हैं, ये अप डायरेक्शन में मीन्स क्या बोर्ड के सामने है, और ये डाउन है, डाउन मतलब बोर्ड के पीछे है। ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, उतारिए। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ऑन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल इस टाइप का आपको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड दे देगा, इस टाइप का कोबाल्ट, CO कोबाल्ट 2 सेंट्रल मेटल और कार्बोनिल ग्रुप 8, और इसका कहेगा आप ज्योमेट्री लिखिए, इसका ज्योमेट्री लिखिए। इसका ज्योमेट्री कोबाल्ट सेंट्रल मेटल, ये कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल इस कोबाल्ट होगा, और ये कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप है इस तरह से। तो सेंट्रल मेटल कोबाल्ट, 2 कोबाल्ट है, तो C कैपिटल O स्मॉल कोबाल्ट, C कैपिटल O स्मॉल कोबाल्ट, कोबाल्ट का लिंकिंग इस तरह से है, और इस तरह से CO, एक CO का लिंकिंग ऐसा है, CO ग्रुप, CO ग्रुप, CO ग्रुप, इधर भी इस टाइप का। यहाँ भी कार्बन मेटल बॉन्ड है, ये कोबाल्ट और कार्बन बॉन्ड है, कोबाल्ट कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ भी ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, कोबाल्ट मेटल है और कार्बन बॉन्ड है, कार्बन मेटल बॉन्ड। एक और देखिए इस टाइप का है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। MSc का भी एग्ज़ाम दीजिएगा, वहाँ भी आपको इस तरह का मिलेगा, MN2 और कार्बोनिल 10, इसका स्ट्रक्चर आपको लिखना है। ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये भी उसी टाइप का है। एक्चुअल में इमेजिन इस टाइप का आप कर लीजिएगा, रेड पेन दीजिए देखो, और इस टाइप का इमेजिन देखिए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ भी है, ये इमेजिन इस टाइप से कर सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल, इस तरह का ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट ये है इस तरह का। यहाँ भी वैसा ही होगा, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट कर लीजिए, ऑक्टाहेड्रल, डाई ऑक्टाहेड्रल इसको बोल सकते हैं इस ज्योमेट्री को। यहाँ भी मैग्नीज, सेंट्रल मेटल मैग्नीज है, इधर भी सेंट्रल मेटल मैग्नीज है, सेंट्रल मेटल मैग्नीज। ऑक्टाहेड्रल इमेजिन कीजिए, ऑक्टाहेड्रल, एक बॉन्ड तो मेटल मेटल बॉन्ड हो जाएगा, मेटल मेटल बॉन्ड हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल इमेजिन कीजिए, इधर भी ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। तो स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, ये पहले स्क्वायर इमेजिन कर लिए, बाय पिरामिडल एक इधर, स्क्वायर, CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, इधर भी कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन मेटल बॉन्ड, कार्बन मैग्नीज मेटल बॉन्ड, कार्बोनिल ग्रुप, सभी जगह CO। इस तरह से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड उतार लीजिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का, जैसे फेरोसिन होते, इस टाइप का आपको दे देगा फेरोसिन। फेरोसिन, फेरोसिन कैसा कंपाउंड होते हैं? तो फेरोसिन इस टाइप का कंपाउंड होते हैं, आयरन का कंपाउंड होते हैं। Fe मान लीजिए N रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन नंबर को, N5 तो C5H5 और हॉल 2, ये फेरोसिन कंपाउंड है। ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं।
अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। ये 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग इस टाइप का होते हैं और पाई बॉन्ड होता है इसमें, और पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होते हैं और बीच में आयरन रखेंगे और इधर भी पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड 5 मेंबर रिंग 1 2 3 4 5, 5 कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बीच में सेंट्रल मेटल। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका नाम है फेरोसिन। जैसे आपको बोलेगा कोबाल्टोसिन का फार्मूला बताइए, कोबाल्टोसिन, कोबाल्टोसिन। इस तरह से क्वेश्चन के पार्ट में ये लिखा रहेगा कोबाल्टोसिन। तो कोबाल्टोसिन भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है और पाई बॉन्डेड है। ये पाई बॉन्डेड कंपाउंड है, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। फेरोसिन जो है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। इसी तरह से कोबाल्टोसिन, कोबाल्ट मेटल रहेगा, सेंट्रल मेटल। कोबाल्टोसिन N5, N जो रिप्रेजेंट करता है इस कार्बन नंबर को, N रिप्रेजेंट कर रहा है, तो N5 C5, N5 का मतलब है कार्बन 5 और H5। लिखने का तरीका है ये, कार्बन नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो ये कोबाल्टोसिन का फार्मूला है। ये कोबाल्टोसिन का भी इसी टाइप से डायग्राम हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ये कोबाल्ट, इस तरह से कोबाल्टोसिन। ये भी पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। उतार लीजिए आप, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड उतारिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये मेडिकल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सिग्मा बॉन्डेड आपसे पूछा जा रहा है, तो सिग्मा बॉन्डेड इसमें कौन सा है चेक कर लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फेरोसिन, कोबाल्टोसिन, रुथेनोसिन। तो पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को देखते हैं। आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को बोलते हैं। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल? तो मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं। मिथाइल ग्रुप में 3 हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन, मैग्नीशियम और हेलोजन ब्रोमीन ले लिए। देखिए यहाँ सिग्मा बॉन्डेड सभी है। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सभी सिंगल बॉन्ड है। तो डेफिनेट ये आंसर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही हो जाएगा। फेरोसिन क्यों नहीं हुआ? तो क्योंकि फेरोसिन का एग्जाम्पल आप कौन सा आप जानते हैं, ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। फेरोसिन का एग्जाम्पल इधर लिखते हैं, फेरोसिन का एग्जाम्पल इधर लिखते हैं। फेरोसिन क्या होते हैं? तो आयरन N6 N5 C5 H5। देखिए यहाँ पाई बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। फेरोसिन जो होंगे पाई बॉन्डेड, कोबाल्टोसिन ही बता चुके हैं। आयरन के जगह हम कोबाल्ट रखेंगे तो कोबाल्टोसिन हो जाएगा, कोबाल्ट N5 C5 H5 हॉल 2। इस तरह से कोबाल्टोसिन। रुथेनोसिन कैसा होता है? तो इसका भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। रुथेनियम, RU फॉर रुथेनियम N5 C5 H5 हॉल 2 रुथेनोसिन। ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है लेकिन पाई बॉन्डेड है। यहाँ ये पाई बॉन्डेड कैसे? ये साइक्लिक कंपाउंड होगा। C5H5 का स्ट्रक्चर कैसा? C5H5 का स्ट्रक्चर कैसा? C5H5 डिफरेंट इस तरह का कंपाउंड होगा, साइक्लिक कंपाउंड होगा, ऐसा हो जाएगा पाई बॉन्ड होगा यहाँ। तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ये सभी क्या है? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। पाई बॉन्डेड लिखा चुके थे आपको, ये सभी पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। केवल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। उतारिए इसको। एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे हम जेई का क्वेश्चन बता रहे हैं। 2019 का नीट का क्वेश्चन है, ये मेडिकल का क्वेश्चन है। आगे हम जेई का क्वेश्चन बता रहे हैं। व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल इन K4FeCN हॉल 6 बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में 2 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, EG ऑर्बिटल और T2G ऑर्बिटल। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप जानते हैं, जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए कोई लिगेंड अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल से, तो सेंट्रल मेटल का d ऑर्बिटल 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं। सेंट्रल मेटल का d ऑर्बिटल 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट कर जाते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है
तो T2G ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल का एनर्जी कम और 2 ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा होते हैं, जिसे इजी ऑर्बिटल नाम दिया जाता है। ये इजी ऑर्बिटल, इसका नाम है इजी ऑर्बिटल, इसका नाम है T2G ऑर्बिटल। और इस एनर्जी गैप को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। जैसे देखिए केप आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए यहाँ, ये फर्स्ट एक ग्रुप एलिमेंट है K4, तो ये +4 स्टेट होगा, क्योंकि एक पोटेशियम का +1 तो 4 पोटेशियम +4, ये सनाइड -1 स्टेट में होता है, 6 सनाइड -6, तो इस पर चार्ज कितना रखें कि 0 हो जाए, तो ये आयरन +2 स्टेट में रहेगा। तो आयरन +2 स्टेट में रहेगा, आयरन +2 स्टेट में रहेगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होते हैं। आप जानते हैं सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो लिगेंड अपना लॉन पेयर सेंट्रल मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देते हैं। तो इस तरह से वैकेंट ऑर्बिटल कैसा है इसका देखिए तो ये हो जाएगा, इससे पहले का इनर्ट गैस आर्गन 4s2 3d6 और 2 प्लस चार्ज है, तो 4th आउटर मोस्ट ऑर्बिट से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो d6 बचेगा केवल। इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3d6 और 4s0। d6 है तो कैसा अरेंजमेंट करेंगे, d6 है यहाँ, d6 आपको मिला है तो कैसा अरेंजमेंट करेंगे, तो इसका एनर्जी कम है तो पहले लोअर एनर्जी में एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ये तीनों डिजनरेट ऑर्बिटल है T2G इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3, ऊपर नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसी में पेयर अप होलेगा, इसी में पेयर अप होलेगा, इधर इलेक्ट्रॉन 0 है ही नहीं। तो अरेंजमेंट कैसा हो गया, T2G कितने इलेक्ट्रॉन्स, T2G 2 और 2 6 इलेक्ट्रॉन T2G इलेक्ट्रॉन है, और इजी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो एक भी नहीं 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में इस टाइप से लिखा है, इस टाइप का तो कुछ ऑर्बिटल होता ही नहीं है, T2 कुछ होता ही नहीं है, गलत है ये। T2G 4 इलेक्ट्रॉन्स, Eg2 ऐसा कुछ नहीं है, Eg इलेक्ट्रॉन्स 0 है, T2G 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, हाँ यही हो जाएगा आंसर, T2G इलेक्ट्रॉन 6 और Eg इलेक्ट्रॉन्स 0, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, T2G 6 इलेक्ट्रॉन और Eg ऑर्बिटल 0 इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन सी उतारिए। एक वाइटल क्वेश्चन आपको दे रहे हैं आगे, देखिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी मेडिकल का 2019 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2019 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए ये दिया हुआ है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए ये दिया हुआ है। आगे पूछ रहा है, ये 4 हो जाएगा, ये 4 ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के लिए पूछ रहा है। फिर ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए इतना दिया हुआ है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए आगे आपसे पूछा गया है कि टेट्राहेड्रल के लिए क्या होगा बताइए आप। तो आप जानते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी डेल्टा ओ या क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी का वैल्यू आप लिखे थे क्या, तो -0.4x + 0.6y डेल्टा ओ प्लस ZP आप लिखे थे। इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए लिखिएगा तो उल्टा हो जाता है ये टेट्राहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए था ऐसा, टेट्राहेड्रल के लिए लिखिए तो उल्टा इक्वेशन हो जाता है। ये डेल्टा ओ इस तरह से है, इसका -0.4x + 0.6y डेल्टा ओ, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए इतना है। इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए इस तरह से होता है, ये उल्टा हो जाता है, -0.6x + 0.4y ऐसा हो जाता है। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कीजिएगा तो रिलेशन इस तरह से आपको मिलेगा, डेल्टा T = 4/9 डेल्टा O ऐसा मिलेगा आपको, इस तरह से हो जाएगा। इस दोनों इक्वेशन को ऑक्टाहेड्रल O फॉर ऑक्टा, डेल्टा फॉर क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी, O फॉर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के लिए ये इक्वेशन है, टेट्राहेड्रल के लिए इक्वेशन उल्टा हो जाता है ये। तो फिर ये रिलेशन डेल्टा T और डेल्टा O में ऐसा हो जाएगा। तो फिर यहाँ फार्मूला, एक न्यू फार्मूला आ गया है, बिल्कुल ये न्यू फार्मूला है, याद रखिएगा इसको। डेल्टा T टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए, डेल्टा T टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए क्या, तो 4/9 डेल्टा O। डेल्टा O का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेल्टा O का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी 4/9 × डेल्टा O का वैल्यू कितना दिया हुआ, 18,000
पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप काट दीजिए इसको, कैलकुलेशन कीजिए इसका, ये 2000 हो जाएंगे। तो आंसर 8000, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए आंसर कितना हो जाएगा 8000 पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर यूनिट क्यों लिखते हैं? क्योंकि आप जानते हैं एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। कैसे आया ये? तो एनर्जी, एक फोटोन का एनर्जी क्या होते हैं hc/λ। इस h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, दोनों कांस्टेंट है, तो हम प्रोपोर्शनल बना लेते हैं उसका, इस दोनों कांस्टेंट का प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ का यूनिट क्या हो जाएंगे? पर सेंटीमीटर। उसी टाइप से ये भी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे 8000। 2019 का लास्ट ईयर का क्वेश्चन था ये। एक और ही अच्छा क्वेश्चन देते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन है ये, नीट 2016 का क्वेश्चन है, नीट 2016 क्वेश्चन। जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब वो होता है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर अप नहीं करना है, अनपेयर्ड ही रहने देना है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देना है। तो हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का ये मीनिंग समझिए। अब जॉन टेलर इफेक्ट क्या है? तो जो अब डी ऑर्बिटल जो स्प्लिट होते थे दो एनर्जी लेवल में, T2g और Eg ऑर्बिटल में, वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, वो अनसिमेट्रिकल नेचर का होना चाहिए, तो जॉन टेलर इफेक्ट होगा। अगर वो सिमेट्रिकल नेचर का होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो उसमें जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा। समझिए, ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये डी ऑर्बिटल जो स्प्लिट, जैसे मान लीजिए ए है, तो ए है, तो ए में D7 लिखा है, D7, तो डिजनरेट ऑर्बिटल होता। मान लीजिए ये फ्री स्टेट में ये मेटल्स होता है, कोई मेटल का, सेंट्रल मेटल का डी ऑर्बिटल होगा, फ्री स्टेट में होता, ऐसा होता। और ये कॉम्प्लेक्स स्टेट में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, तो T2g और Eg ऑर्बिटल में दो एनर्जी लेवल में बढ़ जाता है, दो एनर्जी, Eg ऑर्बिटल और T2g ऑर्बिटल, Eg ऑर्बिटल और T2g ऑर्बिटल। अब इसका ऑप्टिकली एक्टिव देखना है। देखिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप पढ़ चुके हैं सब कुछ। ये डी ऑर्बिटल दो एनर्जी लेवल में बटेगा, T2g और Eg ऑर्बिटल, T2g और Eg ऑर्बिटल, तो ये दो ऑर्बिटल Eg ऑर्बिटल हो जाएगा, ये हो जाएगा T2g। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाई स्पिन लिखा है, तो अनपेयर्ड को पेयर अप नहीं करना है। समझिए एनर्जी गैप बिल्कुल मिनिमम है, ये क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो है बिल्कुल मिनिमम है, तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड ही रहने देना है। 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इस टाइप से हो गया, ये इस टाइप से हो गया। अब इसका देखना है सिमेट्रिकल नेचर का है या अनसिमेट्रिकल नेचर का है। तो अब बीचों बीच इसको दो इक्वल हाफ में देखिए बांटिए, तो अगर बट जाता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और नहीं बटेगा तो अनसिमेट्रिकल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बांट के देखिए, तो यहाँ से हम दो लाइन इक्वल हाफ में बांट देते हैं रेल पेन से, इस तरह से। देखिए दो इक्वल हाफ में बट रहा है क्या ये? देखिए इस ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर इस पार्ट में 2 ही हैं, बिल्कुल अनसिमेट्रिकल है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री, अनसिमेट्रिकल बोल सकते हैं, नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री, नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मीन्स क्या अनसिमेट्रिकल है, ऐसा बोल सकते हैं, अनसिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिक नेचर का है, ये एसिमेट्रिक नेचर का है, तो इसमें जॉन टेलर इफेक्ट पॉसिबल होगा। एसिमेट्रिक नेचर का है, इसमें सो जॉन टेलर इफेक्ट, सो जॉन टेलर इफेक्ट, इसमें जॉन टेलर इफेक्ट शो करेगा। ये आंसर नहीं है, नॉट पूछा गया आपसे, किसमें जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन बी चेक करते हैं, एसिमेट्रिक नेचर का ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ये एसिमेट्रिक नेचर का ऑप्टिकली एक्टिव, सो जॉन टेलर इफेक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो जॉन टेलर इफेक्ट शो होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा। ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स क्या, जॉन टेलर इफेक्ट शो। नेक्स्ट देखिए बी ऑप्शन, देखिए बी ऑप्शन में D8 लिखा हुआ है, D8 लिखा हुआ, बी ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं आपको, बी ऑप्शन D8 लिखा हुआ है, तो D8 दो एनर्जी लेवल में बांटिए, Eg ऑर्बिटल और T2g ऑर्बिटल, Eg ऑर्बिटल और T2g ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, देख लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन्स है, बांटिए। हाई स्पिन बोला है तो अनपेयर्ड को अनपेयर्ड ही रहने देना है, 1 2 3, ऊपर भी एनर्जी गैप मिनिमम है इसमें, 5 6 7 8। अब इसको दो इक्वल हाफ में बांटिए, देखिए बिल्कुल ये दो इक्वल हाफ में बढ़ जा रहा है, इधर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स, इधर एक Eg ऑर्बिटल में, Eg ऑर्बिटल में एक है, और T2g ऑर्बिटल में भी देखिए
3 इधर है 3 उधर है, बिल्कुल बट गया। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो नॉट सो जॉन टेलर इफेक्ट, नॉट सो जॉन टेलर इफेक्ट, नॉट सो जॉन टेलर इफेक्ट, जॉन टेलर इफेक्ट, नॉट सो जॉन टेलर इफेक्ट। इसमें जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा, तो आंसर तो यही हो जाएगा ना आपका बी। इस दोनों में भी देखिए अनसिमेट्रिकल होगा, ये दोनों भी चेक कर लेते हैं। आंसर आपका बी मिल गया है। नॉट पूछा गया था, नॉट ऑब्जर्व्ड इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो बी, सी और डी इसको भी चेक कर लेते हैं। सी में क्या है, D4 है, चेक करके देख लीजिए। अनसिमेट्रिकल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अनसिमेट्रिकल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, बिल्कुल अनसिमेट्रिकल नेचर का है। देख लीजिए आप, बिल्कुल अनसिमेट्रिकल है, बिल्कुल अनसिमेट्रिकल नेचर का है। या इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर 1 है, बिल्कुल अनसिमेट्रिकल नेचर का है। इधर 1 इलेक्ट्रॉन इजी में है, इधर नहीं है, इधर 2 है, इधर 1 है, अनसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिक, ए मींस नॉट सिमेट्री, नॉट सिमेट्रिकल, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, सो जॉन टेलर इफेक्ट, ऑप्टिकली एक्टिव, सो जॉन टेलर इफेक्ट, सो जॉन टेलर इफेक्ट, सो जॉन टेलर इफेक्ट। इसमें जॉन टेलर इफेक्ट होगा, सो जॉन टेलर इफेक्ट। आप ये भी निकालिए तो बिल्कुल आपको क्लियर है। D9 है, अनसिमेट्रिकल होगा ही होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, चेक कर सकते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। D9 है तो 9 है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज विल बी पैरामैग्नेटिक। एक मतलब ऑड नंबर को कितने 2 इक्वल हाफ में बटेगा ही नहीं, ऑड नंबर है। एक साइड 5 आएगा, दूसरी साइड 4 आ जाएगा, इस तरह से अनसिमेट्रिकल आ जाएगा ये। तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्शन डी नॉट सो। उतार लीजिए, कुछ था नहीं इसमें। D9 भी लिखिएगा तो ऐसा ही आएगा, D9 भी लिखिएगा, देख लीजिए इसी में चेक कर लीजिए। 8 था, 9 कर देंगे यहाँ, तो अब इधर 2 इधर 1, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। यहाँ इनएक्टिव था, 2 इक्वल हाफ में बैठ रहा था, और 1 इलेक्ट्रॉन और, देखिए 8 तक तो यहाँ लिख चुके हैं, इसमें 9 है तो D वाला लिखेंगे कैसे, 1 यहाँ रख देंगे, 1 यहाँ रख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नॉट सो, नॉट सो पूछा जा रहा है, नॉट सो जॉन टेलर इफेक्ट, उल्टा पूछा है। जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा उस सो जॉन टेलर इफेक्ट, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो नॉट सो जॉन टेलर इफेक्ट। उतार लीजिए। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी नीट का 2016 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट CO कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। फ्री स्टेट में CO का बॉन्ड लेंथ इतना दिया हुआ है, तो फ्री स्टेट में पहले देखिए कि अगर फ्री स्टेट में कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल ग्रुप रहते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक बार याद कीजिए। MOT केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक बार याद कीजिए। बॉन्ड, ये बॉन्ड ऑर्डर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, BO फॉर बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितने, तो 14 होगा। ट्रिक से जानते हैं, क्या लिखेंगे इसको, 10 - 4/2, बता चुके हैं ट्रिक इसका, 10 - 4/2। ये 10 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग बाय 2 कितना हो जाएगा, 6/2। कितने बॉन्ड ऑर्डर, 3 हो जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर 3। अगर न्यूट्रल स्टेट में रहता है, फ्री स्टेट में, तो ये 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है इसका। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। इनवर्सली, ये बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होंगे बॉन्ड लेंथ उतना ही कम हो जाएंगे। तो अब ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि CO लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ, लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ किस में होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। ये मिनिमम होना चाहिए, तभी जाकर के ये मैक्सिमम होगा, तभी ये लॉन्गेस्ट हो जाएगा, तभी ये लॉन्गेस्ट होंगे। लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ कब होंगे, जब बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम होगा। तो निकालते हैं, तो यहाँ देखिए इस कॉम्प्लेक्स पे 2 नेगेटिव चार्ज है, इस कॉम्प्लेक्स पे 2 नेगेटिव चार्ज का ये मतलब है इस आयरन पे तो नहीं होगा। ये 2 नेगेटिव चार्ज जो इस कॉम्प्लेक्स पे है, तो आयरन नेगेटिव में नहीं आएगा। कभी भी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव नहीं आएगा, डेफिनेट नहीं आएगा, क्योंकि मेटल कहने का मतलब है मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नाम ही होता है सेंट्रल मेटल,
सेंट्रल मेटल का मतलब है कि ऑलवेज इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा, हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इसके आएंगे। तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज होगा नहीं, ये दो कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव है तो डिफिनेट इसी पर होगा, CO पर होगा, CO पर होगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्जेज होगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ देखिए मान लेते हैं CO कार्बोनिल ग्रुप पे -1 चार्ज इस तरह से, तो अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें, तो 6 एटॉमिक नंबर कार्बन का, 8 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 से 14 एक 15 इलेक्ट्रॉन। फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 10 - 5, 15 को क्या लिखेंगे 10 - 5/2, ट्रिक है ये। तो 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, 5 एंटी बॉन्डिंग और 2/2, तो इस तरह से 5/2 कितना हो जाएगा 2.5। यहाँ देखिए निगेटिव चार्ज होने से बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेंगे, इसका बॉन्ड लेंथ मीन्स क्या, निगेटिव चार्ज रहेगा कॉम्प्लेक्स पे तो कार्बोनिल ग्रुप पे निगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो फिर बढ़ जाएगा बॉन्ड लेंथ, ये घट जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है, इस पे 1 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ 0 स्टेट है तो 0 स्टेट में जानते हैं 3 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज में देख लेते हैं, और यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, तो जिस पे ज़्यादा निगेटिव चार्ज है और उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, जिस पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएंगे और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, ये मिनिमम मिलेगा। जितना नेगेटिव उतना बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ तो एक ही चार्ज निगेटिव है ना, यहाँ 2 निगेटिव है, यहाँ एक पॉजिटिव ही है, यहाँ 0 है, तो डिफिनेट ज़्यादा निगेटिव होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएंगे। और बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 2.5 मिला था और पहले कितना था, तो 3 था, न्यूट्रल स्टेट में 3 था, 2.5, तो डिफिनेट बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है। तो न्यूट्रल स्टेट में इतने बॉन्ड लेंथ है, मतलब CO बॉन्ड लेंथ न्यूट्रल स्टेट में कितना था 1.128 एंगस्ट्रम, तो डिफिनेट कंबाइंड स्टेट में CO माइनस होगा, CO माइनस चार्ज होगा तो डिफिनेट ये लेंथ और ज़्यादा हो जाएगा, डिफिनेट इससे ज़्यादा हो जाएगा, डिफिनेट ये लेंथ ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया है। तो ये लेंथ नियर अबाउट कितना हो सकता है, तो 1.2 एंगस्ट्रम इस तरह से हो सकते हैं, ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हो सकते हैं, कुछ एडजेक्ट नहीं है ये, ठीक है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएंगे, लॉन्गेस्ट हो जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 3, यहाँ 2.5, निगेटिव चार्ज बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है और बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट देखिए बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड मीन्स क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो देखिए फर्स्ट में A में तो पॉजिटिव चार्ज CO पे पॉजिटिव चार्ज रख के देखते हैं, CO पे पॉजिटिव। पहले देखिए न्यूट्रल में कितना होता है, कार्बोनिल अगर न्यूट्रल होते हैं तो कितना होता है, ये 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 10 - 4/2, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 6 + 8 - 1 13 इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा 9 - 4/2। पढ़ा चुके हैं आपको, 14 तक एंटी बॉन्डिंग 4 ही मिलते हैं, 14 के बाद सभी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आता है 20 तक, तो 9 - 4/2 लिखेंगे इसको, कितना हो जाएगा ये 5/2, कितना 2.5। यहाँ देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव चार्ज आता है तब क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज तब क्या होगा, तो 6 + 8 + 1 कितने 15 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना, 10 - 5/2 और ये भी 2.5। तो आप बताइए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर एक पॉजिटिव देते हैं तब भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और एक निगेटिव चार्ज रहता है तब भी 2.5। अब डिसाइड करेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो जितना ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना अनस्टेबल होते हैं और वीक बॉन्ड हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्गेस्ट किसका होगा, जहाँ एंटी बॉन्डिंग कम होंगे, जहाँ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। ये दोनों न्यूट्रल है, ये दोनों न्यूट्रल है, 0 चार्ज है यहाँ, 0 चार्ज है यहाँ,
ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला हो जाएगा। पॉजिटिव वाला मीन्स एंटी बॉन्डिंग कम होंगे और नेगेटिव वाला में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, और 5 एंटी बॉन्डिंग, यहाँ 4 एंटी बॉन्डिंग, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हो जाएगा CO। CO स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इसमें हो जाएंगे। ऑप्शन ए उतार लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2000 जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन है। जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन है। CO कोबाल्ट, देखिए C कैपिटल O स्मॉल तो कोबाल्ट हो गया, C कैपिटल O कैपिटल ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया। ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल, 2 सेंट्रल मेटल है, और यहाँ कार्बोनिल ग्रुप ये लिगेंड्स है 8 है, और डिस्प्लेस 1 CO बॉन्ड, कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड, 4 टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप एंड 4 ब्रिजिंग CO। नेक्स्ट ऑप्शन है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। 1 CO कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड, 1 कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड, 6 टर्मिनल CO एंड 2 ब्रिजिंग CO। तो आप इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा आपको। स्ट्रक्चर देखिए किस टाइप का होता है, बता चुके हैं वीडियो में शायद। तो कोबाल्ट कोबाल्ट एक कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड होगा डिफिनेट, और ब्रिजिंग CO होगा। यहाँ ब्रिजिंग CO एक कार्बोनिक ग्रुप ब्रिजिंग होगा, ब्रिज में एक कार्बोनिक ग्रुप होगा, 2 होगा ऐसा। ब्रिज ब्रिजिंग कार्बोनिल 2 ग्रुप होगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ भी इमेजिन करना, ऑक्टाहेड्रल यहाँ भी इमेजिन करना है। ऑक्टाहेड्रल टाइप से इधर भी होगा, इस टाइप से ऑक्टाहेड्रल, इधर भी ऑक्टाहेड्रल इमेजिन कर लेना है, इस टाइप से ऑक्टाहेड्रल होगा। ये स्क्वायर प्लेनर टाइप से हो गया, ये चार स्क्वायर प्लेनर टाइप से, और एक परपेंडिकुलर अप, दूसरा परपेंडिकुलर अप, और यहाँ CO ग्रुप लगा दीजिए, CO ग्रुप लगा दीजिए, CO ग्रुप लगा दीजिए, CO ग्रुप लगा दीजिए, ये CO ग्रुप, CO ग्रुप। देखिए यहाँ देखिए, तो कोबाल्ट कोबाल्ट एक बॉन्ड है, ये रेड वाला कोई बॉन्ड नहीं है, इमेजिन किए हैं स्क्वायर प्लेनर, ये डाई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोल सकते हैं इसको। यहाँ देखिए CO, तो ये 1 कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड, ऑप्शन बी में देखिए 1 कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड है, 1 कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड, यहाँ भी 1 कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड था, लेकिन यहाँ 4 टर्मिनल CO दिया हुआ है, तो टर्मिनल 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल है, तो 6 टर्मिनल इसमें है, 6 टर्मिनल, ये भी सही है। 1 कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड, 6 टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप एंड 2 ब्रिजिंग CO, ब्रिजिंग CO 2 है, 2 ब्रिजिंग CO, 2 ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप है, तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा। इस सब में गलती दिया हुआ है, नो कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड तो गलत हो गया, यहाँ भी नो कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड तो गलत हो गया, कोबाल्ट कोबाल्ट सिंगल बॉन्ड एक है, इस तरह से ऑप्शन बी। उतारिए इसको। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये मेडिकल का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। लिखा एन एक्सेस ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू 100 ml ऑफ a 0.01 m solution of dichloro tetra aqua chromium थर्ड क्लोराइड। देखिए आईपीसी नोमेनक्लेचर तो ऐसे गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि पहले टेट्रा एक्वा होना चाहिए, अल्फाबेटिकली पहले एक्वा होना चाहिए, उसके बाद क्लोरो का C होना चाहिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन दे दिया है, लिख लेते हैं क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो इसका कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, तो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, तो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, तो पहले क्रोमियम लिखिए। क्रोमियम कितने स्टेट में, तो +3 स्टेट में, बिल्कुल ऑक्सीडेशन नंबर को इंडिकेट कर देते हैं। डाइक्लोरो 2 क्लोरीन है, टेट्रा एक्वा 4 वाटर मॉलिक्यूल 4 है, वाटर मॉलिक्यूल 4 है, इस तरह से। तो डेफिनेट यहाँ देखिए क्लोराइड, तो डेफिनेट ये -2 होगा, ये 0 स्टेट में होंगे, तो एक क्लोरीन और रखना पड़ेगा, एक क्लोरीन और आप रखेंगे तभी जाकर के -1 -2 और -1 +3 हो पाएगा, क्योंकि +3 स्टेट में ही है। टोटल चार्ज कंपाउंड पे 0 होना चाहिए, तो इस तरह से एक क्लोरीन होगा डेफिनेट। आगे कह रहा है AgNO3 से रिएक्शन होता है, इसका AgNO3 से रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हटा देते हैं, समझ चुके हैं। सिल्वर नाइट्रेट से इसका रिएक्शन होता है, सिल्वर नाइट्रेट से। यहाँ देखिए, तो सिल्वर प्लस के फॉर्म में और नाइट्रेट माइनस के फॉर्म में होते हैं,
जब भी इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कराएंगे सिल्वर नाइट्रेट का, तो डिफिनेट जो काउंटर आयन है, कॉम्प्लेक्स का जो काउंटर आयन है वही आयनेजेबल पार्ट होते हैं। इसकी काउंटर आयन आयनेजेबल पार्ट होते हैं। 1 क्लोरीन है तो 1 क्लोरीन माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और AgCl व्हाइट प्रिसिपिटेट होते हैं। कितना AgCl बनेगा, तो 1 AgCl बनेगा, 1 AgCl बनेगा, 1 AgCl, एक ये और एक ये तो एक्सेस इसका तो कभी है ही नहीं। लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया आपका, लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट पे प्रोडक्ट डिपेंड करता है। लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट समझिए एक बार, मोल कंसेप्ट में दिया हुआ है। एक्सेस इसकी कमी नहीं है और ये कम है। जस्ट लाइक आप इसे समझिए कि 100, जैसे शादी होता है, लड़का और लड़की में शादी होता है, तो दुल्हा कितना है 100 है, और ये गर्ल्स कितने हैं, जो दुल्हन है वो कितने हैं 10, तो शादियां केवल 10 होगी। उसी तरह से एक्सेस AgNO3 का कमी नहीं है। अगर रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट इस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पे। ये 1 क्लोरीन है तो 1 AgCl बनेगा डेफिनेटली। और AgCl क्या होते हैं, व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है, याद रखिएगा। व्हाइट PPT होते हैं, याद रखिएगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट होते हैं। और ये नाइट्रेट कहाँ आ गया, इसके पास आ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था। तो कुछ डाटा दिया हुआ आपके पास 100 ml, देखिए डाटा क्या दिया हुआ 100 ml। ये कंप्लीट 1 मोल नहीं है, इसका मोल निकाल लीजिए। इसका मोल कितना है वो देख लीजिए। जितना मोल ये होगा उतना मोल प्रोडक्ट बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट जितना मोल्स होगा उतना आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मोल है कितना देख लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का मोल देख लेते हैं। तो 100 ml ऑफ 0.01 m सॉल्यूशन, मोलरिटी दिया हुआ है। तो मोलरिटी इक्वल्स टू, आप फार्मूला जानते हैं, मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऐसी फार्मूला को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। तो N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, तो 1000 ऊपर लिखना पड़ता है, नीचे वॉल्यूम इन मिलीलीटर में आ गया। ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मिलीलीटर में आ गया। यहाँ देखिए मोलरिटी दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन में मोलरिटी दिया हुआ है। कितने मोलरिटी, 0.01 m, ये मोलरिटी दिया हुआ है। तो मोलरिटी की जगह ये डाटा पुट कीजिए आप, 0.01 इक्वल्स टू, ये नंबर ऑफ मोल आपको निकालना है इसका, n और इंटू 1000 बाय 100 ml, ये वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का। 100 ml सॉल्यूशन है, ये कैंसल, ये कैंसल, ये N1 का वैल्यू कितने हो जाएंगे, ये 10 को इधर भेज दीजिए, तो 0.01 बाय 10 कितने हो जाएंगे, ये 0.001। तो इसका जो मोल होगा कितना हो जाएगा 0.001। तो इसका प्रोडक्ट का भी मोल उतना ही होगा, जितना लिमिटिंग रिएजेंट का मोल उतना प्रोडक्ट का मोल 0.01। यही आंसर हो जाएगा। जितना लिमिटिंग रिएजेंट का मोल उतना प्रोडक्ट का मोल। तो व्हाइट प्रिसिपिटेट जो होगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड AgCl प्रिसिपिटेट, तो आंसर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रिसिपिटेट, ऑप्शन बी नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा ना, ये होगा 0.01, ऑप्शन सी। उतार लीजिए इसको। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जे एडवांस जेईई मेन 2017 में पूछा हुआ है, हम दे रहे हैं आपको। उतारिए इसको। अगर इसको समझ लिए हैं तो वो क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मेडिकल का पूछा हुआ क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और नीट 2013 का ही क्वेश्चन था शायद, ये 2013 का ही, 2017 में इसी टाइप का फिर जेईई में क्वेश्चन पूछ दिया है। तो नीट का क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। नीट देखिए, नीट 2013 का क्वेश्चन था। ओके, 2013 नीट का पूछा था, और 2017 में इसी क्वेश्चन को फिर जेईई में कैसे पूछा है देखिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले 2013 मेडिकल का क्वेश्चन देख चुके थे। अब ये क्वेश्चन देखिए जेईई मेन 2017 में पूछा है। पहले मेडिकल में 2013 में ही पूछ चुका, उससे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाया है, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ किया है। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ COCl3 यहाँ डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं दिया आपको, इसलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया विद एक्सेस AgNO3। और फिर आगे कह रहा है इतने आयंस आर प्रिसिपिटेट, इतने आयंस AgCl आर प्रिसिपिटेट, इस तरह से होगा क्वेश्चन। इतने आयंस AgCl आर प्रिसिपिटेट,
इतने आयंस आर प्रिसिपिटेट, चलिए कोई बात नहीं, इतने AgCl प्रिसिपिटेट होगा, इतने आयंस आर प्रिसिपिटेट, इतने आयंस आर प्रिसिपिटेट, ओके। और वही AgCl कितना बनते हैं, क्लोरीन माइनस कितना बाहर होते हैं उस पर डिपेंड करता है, क्लोरीन माइनस द कॉम्प्लेक्स इज। यहाँ देखिए क्लोरीन माइनस, तो पहले आयंस पूरा ही, पहले रिएक्शन एक बार लिख देते हैं। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से देखिए क्या क्या बन सकता है कॉम्प्लेक्स। देखिए पहला ये कॉम्प्लेक्स है, दूसरा ये कॉम्प्लेक्स इस तरह से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बेस्ट है कि अगर आप बेस्ट नंबर ऑफ पोल्स, चलिए हम इस टाइप का फर्स्ट ए लिखते हैं, COH2O6, ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं, Cl3 प्लस AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट से इसका रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, ये 1 मोल 3 मोल AgCl दे सकता है, यहाँ 3 मोल AgCl दे सकते हैं। 1 मोल इसका 3 मोल, जितना काउंटर आयन उतने आयंस बन सकता है, यहाँ उतने आयंस। तो चेक कर लेते हैं, इतना 3Cl है, यहाँ काउंटर आयन 3 क्लोरीन है, तो 3 AgCl बन सकता है। ये तो एक्सेस लिखा हुआ है, एक्सेस ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ये 1 मोल ये कॉम्प्लेक्स 3 मोल AgCl प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि काउंटर आयन यहाँ 3Cl3 है। चलिए हम डाटा को देखते हैं। मोलरिटी इक्वल्स टू फार्मूला आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल इसका मालूम नहीं है आपको, तो नंबर ऑफ मोल्स इसका मालूम कर लेते हैं पहले। जितना मोल्स ये बनेगा उसका 3 टाइम्स ये बन जाएगा ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। तो इसका मोल निकालिए, तो मोलरिटी इक्वल्स टू, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो N1 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, V लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। चलिए इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये N1 के टर्म में रहने तो ये तो निकालना ही है आपको। वॉल्यूम अगर ml के टर्म में लिखते हैं तो ये 1000 हो जाएगा, इधर वॉल्यूम इन मिलीलीटर में आ जाएगा। तो मोलरिटी का भी दिया हुआ, मोलरिटी भी आपका दिया हुआ है, ये मोलरिटी आपका 0.01 दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है, 0.1 m दिया हुआ है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है 1000, ये तो कांस्टेंट है, और वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितने दिया हुआ है 200 ml, क्वेश्चन में दिया हुआ 100 ml, यहाँ 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पुट कीजिए। उसी टाइप का पहले जैसा फिर डाटा आ गया, तो फिर N1 इक्वल्स टू क्या, तो 0.1/10 हो जाएगा 0.01, इतने मोल मिला है, इतने मोल, ये कितना आ गया 0.01। इधर आयंस दे दिया, ये आपको जो आयंस ये दे दिया है, ये आयंस फिक्स कर दिया है, इधर इतने आयंस ही बनता है। तो इसमें आयंस निकाल लीजिए। इसका आयंस कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आयंस आपको मिलेगा, आयंस या मॉलिक्यूल्स। तो 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा। इस डाटा को मान लीजिए निग्लेजल मान लेते हैं, तो 6 इंटू, इस डाटा को निग्लेजल मान लिए 6.023 को निग्लेजल मान लिए, तो ये डाटा देख लीजिए 10⁻⁻2 हो जाएगा ये, तो 10⁻⁻23 में से 2 घट कम हो जाएंगे 21, और ये कितना बन कितना रहा है, तो इधर लिखा है 1.2 इंटू 10⁻22 इतना बनना चाहिए। तो इसका जस्ट डबल ये है, इसका जस्ट डबल ये है, इसके 3 मोल नहीं बनेगा, ये 2 मोल ही रहेगा। देखिए इस डाटा का, ये जो डाटा आप लिखे, ये जो डाटा आप लिखे जस्ट इसका डबल है, ये डाटा है, जस्ट ये डबल डाटा है। डेफिनेट यहाँ क्लोरीन जो होगा 3 नहीं होगा, 2 क्लोरीन होगा। आंसर आपका ये हो जाएगा 2 क्लोरीन, क्योंकि ये इसका मोल दिया हुआ है इतना। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना नहीं मिलेगा आपको, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंट उतना मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंट आपको उतना मिल जाएगा। तो डिफरेंट यहाँ ये Cl3 नहीं होकर के Cl2 हो जाएगा, और बाद बाकी इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। ये तो आपका रखिए नहीं रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेंट्रल मेटल और इसके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, सेंट्रल मेटल और वाटर के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। 2 क्लोरीन डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो काउंटर आयन डिफिनेट 2 क्लोरीन होगा, 2 क्लोरीन होगा तो 2 मोल बनेंगे AgCl, 2 मोल AgCl बनेंगे। ये आयन इतना है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिफिनेट देख लीजिए आप, इसको मल्टीप्लाई कीजिए उतना ही मिलेगा। 6 इंटू 10⁻21 इंटू 2 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 6 × 12
इंटू 10 टू द पावर 21, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1.2 इंटू 10 टू द पावर, एक जीरो बढ़ा दीजिए, ऐसा मिल गया आपको। तो डिफिनिट 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये डाटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना हो जाएगा। डिफिनिट यहाँ क्लोरीन 2 होना चाहिए। तो इससे पहले भी आप सॉल्व किए थे इस टाइप का क्वेश्चन, ये काउंटर आयन 2 होना चाहिए। तो 2 किसमें है? तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। उतार लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। आपके लिए एक वीडियो और हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बना देते हैं, जिसमें हम कंप्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन जे एडवांस में पूछे जाते हैं। तो कुछ कंप्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। और कलराइजेशन ऑफ कंपाउंड, कलर कंपाउंड या कलरलेस कंपाउंड होते हैं, ये भी आपको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 15 में आपको हम दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, बाय। लगाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।